नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आप लोग का एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो अभी लेक्चर चल रहा है वो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है हर एक साल, वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है पिछले साल का, और जो मतलब आपने जो लेक्चर डिस्कस किया, जो हमने लेक्चर पढ़ा है, उसका भी क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का मोस्ट रिपीटेड एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टोन एज देख लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लिया। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो जाकर पुराना लेक्चर को देखे, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन वहाँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्योंकि हमने एग्जाम का जो जो पैटर्न है उसी पर यहाँ स्लाइड लिया, उसी पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक एज। आप जानते हैं वैदिक एज भी क्या है, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंशियंट हिस्ट्री का। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैंने यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन सब लिया है जो कि एनटीपीसी में वनडे एग्जाम हो गया, चाहे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, जो भी मतलब वनडे एग्जाम है, चाहे आपका वो बीपीएससी हो। जैसे अभी आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट आपको लेकर आ रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट। क्योंकि इस साल आप देखेंगे तो अगर वैकेंसी की बात करें तो अभी एएसओ का वैकेंसी आ रहा है, एडीओ का वैकेंसी आने वाला। और जो हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो सारा सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब सारा एग्जाम्स के लिए आपको सेम होता है। ऐसा नहीं है, आपने अगर इस बार का यूपीएससी का भी देखेंगे तो हिस्ट्री का बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया था, जो स्टूडेंट आपको लगेगा कि ये कैसे पूछा जा सकता है। जो ग्रुप डी में भी आ रहा है वही चीज़ आपको यूपीएससी का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे फाहियान की बात करें तो आप जानते हैं फाहियान कब आए थे, वो किसके टाइम पीरियड में आए थे। तो हमने देखा था चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पीरियड में। वो क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछा गया था, इस साल का जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ था 2025 का। सेम क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के एग्जाम में ही पूछा गया था। कल मैंने बात किया बहुत सारे स्टूडेंट से, तो उन्होंने बताया था कि मतलब वो फाहियान का क्वेश्चन, कौन से ट्रेवलर आए थे, उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आपको लेक्चर देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज का हम लोग यहाँ शुरू करते हैं वैदिक एज। तो यह आप देख सकते हैं, हमारा मोटो है कि सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से आपने तैयारी कर रखा है, अच्छे से अगर आप मतलब चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें आज का जो हमारा यहाँ लेक्चर है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कोटेशन के साथ। नेल्सन मंडेला जी का जो कोटेशन है, जिनको गांधी ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन गांधी भी बोला जाता है, क्योंकि ये गांधी के पूरा मार्गदर्शन पर चले थे, पूरा मार्ग पर चले थे। इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, और इन्होंने जो जितना भी गांधी जी का जो जो पाथ था, जो मार्ग था, वो पूरा मार्ग इन्होंने अपनाया था। और आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका को इन्होंने आज़ादी दिलवाई थी। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। आपने पढ़ा होगा नेल्सन मंडेला के बारे में। तो इन्होंने क्या कहा था, आई नेवर लूज, आई आइदर विन और लर्न। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका यह आपको नहीं समझना है कि आपने एग्जाम एक साल मतलब कि आपका या बैक लग गया, आप किसी तरह से एग्जाम में मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो आपको क्या करना है, आपको हताश नहीं होना है। आपको क्या करना है, उससे लर्न करना है, मतलब चीज़ों को आप क्या करना है, उससे लर्न करना है और आगे बढ़ना है। तो इन्होंने कहा था नेवर लूज, मतलब कभी आपको हार नहीं मानना। अगर आपने नहीं मतलब एग्जाम सेलेक्ट हुए, तो आपने क्या किया, कुछ चीज़ तो लर्न किया ना, कि हाँ पिछले जो आपका फेल्योर था उससे आपने लर्न किया। तो ये नेल्सन मंडेला जी का है। इन्होंने 27 साल जेल में रह के भी इन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी ये प्रेसिडेंट बने। आप जानते हैं कि जो अपार्थाइड मूवमेंट था, जो रेसिज्म को लेकर, या बोल सकते हैं कि जो जो कलर मतलब कि जो रंग भेद को लेकर जो मूवमेंट छिड़ा था आपको साउथ अफ्रीका में, उनके बहुत बड़े मतलब इन्होंने पूरा जो अपार्थाइड मूवमेंट था उनको लीड किया था। नॉन अपार्थाइड मूवमेंट इन्होंने चलाया था, और ये प्रेसिडेंट भी रहे थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इनको साउथ अफ्रीका का माना जाता है। आज जानते हैं साउथ अफ्रीका सबसे डेवलप कंट्री है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में आपको यह चीज़ जानना चाहिए, ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर रह चुके हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की यहाँ बात करें, जो हमारा आज का यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने लिया है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन की यहाँ बात करें, इसमें क्या बताया गया, आर्यन, द टर्म आर्यन डिनोट। हमने जो पहला क्लास लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो लिया ही था, उसके बाद जो हमने वैदिक एज देखा था, तो वैदिक एज में हमने सबसे पहला जो बात किया था कि आर्यन मीन्स होता क्या है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक एज आया था, वो मेनली आर्यन एज ही उसे बोला जाता है।
आप जानते हैं ऋग वैदिक एज बोला जाता है, लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक। तो उसमें आर्यन का जो टर्म था हमने पढ़ा था, आर्यन मीन्स होता क्या है, हमने बताया भी था कि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा भी जाता है, इसका मीनिंग पूछा जाता है आर्यन टर्म का। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ, इथनिक ग्रुप, या तो उसे इथनिक ग्रुप बोलते हैं, या नोमैडिक पीपुल, या स्पीच स्पीच ग्रुप, या सुपीरियर रेस। तो हमने बताया था कि आर्यन मीन्स होता है क्या, आर्यन मीन्स होता है बेस्ट, द बेस्ट मतलब सुपीरियर, मतलब सबसे कुशल, सबसे अच्छा, उसे आर्यन बोला जाता है। चाहे वो रेस के सेंस में, जो मतलब जो आप समझ सकते हैं, रेसिज्म आप जानते हैं जो अभी बहुत जगह चल, हमने अभी नेल्सन मंडेला के बाद कोई क्या एक रेसिज्म को इन्होंने मतलब कि वो चीज़ हटाया था वहां से साउथ अफ्रीका। तो आर्यन टर्म किसको डिनोट करता है, ये आपको यहाँ पर सुपीरियर रेस को डिनोट करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमने लेक्चर में बात किया था। फिर अगर नेक्स्ट हम यहाँ देखें तो जो आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लिया है, आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन आप कहीं से उठा लेते हैं, यहाँ पर आप आगे डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा बात नहीं है, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, वो किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ और रिपीटेड, मतलब बार बार उस क्वेश्चन को पूछा गया है, तभी मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह मैंने उसी के लिए कटिंग लिया कि आपको विश्वास हो, मतलब क्योंकि विश्वास भी दिलाना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि नहीं आप कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, आपको लेक्चर चलाना, आप कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं। वैसा बात नहीं है दोस्तों। जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया उसका देख सकते हैं आप, प्रूफ भी दिया जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी में आपको सिर्फ 3 स्टेज 1 में क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, 2021 में, देख रहे हैं क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा। और उसी चैप्टर से हमने इस पर बात किया था, हमने इस चीज को पढ़ाया था, हमारा जो वैदिक एज का जो लेक्चर था, आप जाके देख भी सकते हैं, उस लेक्चर में हमने पढ़ाया था, वो आरआरबी एनटीपीसी में आपको पूछा गया। आप देख सकते हैं वो मैंने कटिंग जो क्वेश्चन का वो कटिंग ही आपके सामने लेकर आया हूं, कि आपको विश्वास लगे कि नहीं जो आप यहाँ पर आपको जो डिस्कशन कराया जा रहा है वो सही चीज कराया जा रहा है। आपको कोई क्वेश्चन लाकर यहाँ पर आपको सीधे डिस्कशन नहीं कराया जा रहा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीटेड आपको आरआरबी एनटीपीसी में, वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम्स हो, वो सारा एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, फ्रॉम वेयर हैव द वर्ड सत्यमेव जयते विच आर इंस्क्राइब्ड बिलो द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बीन टेकन। तो आप जानते हैं जो सत्यमेव जयते, उसका मीनिंग क्या होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो वो जो सत्यमेव जयते आपको जो नेशनल एम्बलम में लिखा है, देखिए हमारा जो लेक्चर है उसका यहाँ साइन भी हमने लिया है, सत्यमेव जयते, तो यहाँ भी देख सकते हैं। तो सत्यमेव जयते में जो वर्ड लिया गया, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हर एक साल 2 साल 3 साल में रिपीट किया जाता है। तो यह पूछा गया है कि जो सत्यमेव जयते है यह कौन से उपनिषद या कौन से वेदा से लिया गया। हमने पढ़ा था ना 4 वेदा, तो उसमें से वेदा में हमने यह भी पढ़ा था कि कितने उपनिषद होते हैं, कितने नंबर ऑफ जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे मंडला बोला जाता है। तो इसमें पूछा गया सबसे पहला मुंडक उपनिषद, दूसरा है जातका टेल्स। जातका टेल्स आप जानते हैं, जातका टेल्स क्या होता है, जो ये जातका टेल्स होता है यह बुद्धिज्म में आपने पढ़ा था, जो बुद्धा का जो प्रीवियस बर्थ होता है उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। फिर अगर देखें मुंडक उपनिषद, नेक्स्ट हमारा है पुराणाज। पुराणाज भी आपको वैदिक एज में आया था, भगवत गीता भी वैदिक एज में आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन जो सत्यमेव जयते आपको लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो आपका ये ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे रिपीटेड यहाँ पर पूछा गया एनटीपीसी में भी, और ये सीजीएल में भी। सारा एग्जाम्स का यहाँ पर तो कवर नहीं कर सकते, फिर भी आपको जो जरूरत है जो वनडे एग्जाम के लिए, वो मैंने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन, जिससे कि आपका रिविजन हो। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जाएं, नेक्स्ट देखिए सारा कटिंग आपको यहाँ पर दिया गया है। सीधे मैंने क्वेश्चन उठाए, क्योंकि जानते हैं आप एग्जाम तो ऑनलाइन होता है, वनडे का जो भी एग्जाम होता है। तो वनडे का एग्जाम जो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन तो आपको अभी जैसे अभी इस साल जो एनटीपीसी अभी चल रहा है, अभी बहुत सारे एग्जाम अभी बाकी है, स्टेज अभी बाकी है। तो ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, सब स्टेज का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस साल का क्वेश्चन आपको मार्केट में अभी तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन होता है, जब आयोग रिलीज करती है तब क्वेश्चन वो मार्केट में आपको प्रिंट होके आता है। फिर भी देखें अगर, तो क्वेश्चन जो रिपीटेड आपको पूछा गया एनटीपीसी में, मैंने बात किया था इस तरह का ही क्वेश्चन आपको इस साल भी पूछा गया है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, द वैदिक टाइम पीरियड इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम। हमने बात किया था वैदिक का मीनिंग, पहले सबसे पहले समझा था आर्यन का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमने वहां पर देखा था कि वेदा का जो टाइम पीरियड है, जिसे वैदिक एज टाइम पीरियड, अर्ली वैदिक से लेकर लेटर वैदिक, वो दोनों जो टाइम पीरियड है, वो दोनों के टाइम पीरियड का जो हमने डेट देखा था, वो डेट आपको मैंने बताया था कि यह याद करना जरूरी, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देख सकते हैं 2021 में लेटेस्ट, मतलब 2021 ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, मतलब
इंसान मतलब आप देखेंगे अगर तो स्टूडेंट 20-20 25-25 साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ते हैं और वहां से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। अगर आप बीपीएससी में इस बार भी देखें तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो 90s में पूछा जा रहा, वो क्वेश्चन आपको रिपीट किया जा रहा। तो कम से कम 4 साल 5 साल का 10 साल का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनटीपीसी का 2021 का क्वेश्चन देखे तो वहां बताया जा रहा था वैदिक टाइम पीरियड इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम। तो वो जो वेदा का टाइम पीरियड था वो हमने बात किया था कब से था, वो 1500 500 बीसी, 336 से 323 बीसी, 3000 टू 2600 बीसी, 550 से 323 बीसी। तो इसमें जो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ये कौन था वेदा का टाइम पीरियड, ये आपको 1500 से 500 बीसी, ये हमारा वैदिक टाइम पीरियड था। इसमें कि लेटर वैदिक भी बटा हुआ था और अर्ली वैदिक भी बटा हुआ था। उसी तरह नेक्स्ट देखे ये 2021 में शिफ्ट, ये देखिए शिफ्ट 2 में पूछा गया स्टेज फर्स्ट में, धनुर्वेद इज द उपवेद ऑफ रजुर, क्या है यजुर्वेद। तो जो धनुर्वेद आप जानते हैं उपवेद क्या होता है, हमने पढ़ा था ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है आयुर्वेद। उसी तरह आपका सामवेद का उपवेद क्या होता है, उसी तरह जो अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है, उसी तरह क्या यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है। तो उपवेद भी आपको ध्यान रखना है। इससे क्या हमें पता चलता है, क्वेश्चन डिस्कस करने से सिर्फ यही नहीं कि आपको जो दिया गया उसी को आप रट ले याद कर ले, इससे यह भी पता चलता है कि जो आपको अलग चीज है, मतलब जो जैसे धनुर्वेद का उपवेद पूछा गया था 2022 में, ये भी हो सकता है कि आपको वहां पर किसका पूछ दिया, सामवेद का उपवेद पूछ सकता है। फिर 2025 में आपको जो अथर्ववेद का उपवेद पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको वहां पर एनालिसिस करके यह पता करना पड़ेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। वही चीज मैं डिस्कस करने के लिए मैं यह एमसीक्यू सीरीज लाया हूँ। इसमें यह नहीं कि मैराथन चला रहा हूँ, आपको 100-200 क्वेश्चन करा दिया और मतलब कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला। तो कम ही पढ़िए लेकिन वही चीज पढ़िए जो ज्यादा जरूरी है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आप बहुत चीजें सीखते हैं, खुद इंप्लीमेंट करते हैं। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, हम लोग भी मेहनत करते हैं, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे धनुर्वेद की बात करें तो धनुर्वेद इज द उपवेद ऑफ यजुर्वेद। वो क्या करता है, इट डील्स विथ, किसके साथ डील्स करता है, हमने बताया था यजुर्वेद मीन्स क्या होता है, यजुर मीन्स यज, यज्ञ, यज्ञ जिसको बुलाता है यज्ञ, जो यज्ञ से डिस्कस करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर धनुर्वेद इज यजुर्वेद। तो अथर्ववेद में हमने मेडिसिन के बारे में पढ़ा था, आर्किटेक्चर भी इसमें नहीं था, आर्ट एंड म्यूजिक था, आर्ट ऑफ वारफेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये चीज आपको यहाँ पर समझना है इसमें। तो धनुर्वेद, धनुष का पूरा युद्ध का ज्ञान होना चाहिए आपको। तो देखते आप क्वेश्चन से भी आंसर को टिक लगा सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर। तो कंसेप्ट और फैक्चुअल कंसेप्चुअली दोनों आपको सही होना पड़ेगा, दोनों में आपको कुशल होना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें, मुंडक उपनिषद बिलोंग्स टू द, तो जो मुंडक उपनिषद जो आपको मिलता है, हमने अभी पढ़ा था मुंडक उपनिषद, जहां से आपको सत्यमेव जयते लिया गया था। आप देख सकते हैं नेशनल एम्बलम, हमारा जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है, अशोक स्तंभ से यह लिया गया था, उसमें सत्यमेव जयते आपको लिखा गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिखा गया था। अब बताया जा रहा है कि सत्यमेव जयते कौन से मतलब कि उपनिषद को बिलोंग करता है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। तो मुंडक उपनिषद आपको अथर्ववेद से मेनली बिलोंग करता है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देख रहे हैं ना सारा एनटीपीसी का क्वेश्चन, एक चैप्टर से आपको जो इसमें एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, ये 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये समझे एक ही चैप्टर से, सिर्फ वैदिक एज का, स्टोन एज का 5 क्वेश्चन, वहां से 5 क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि एंशियंट से आपको, एंशियंट से भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको मतलब वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो इसलिए एंशियंट हिस्ट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट एंशियंट हिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो उनका सिलेक्शन भी रुक जाता है। आपको एंशियंट हिस्ट्री को पर भी ध्यान देना पड़ेगा, सारा जीएस टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, देखिए एनटीपीसी का ये 21 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया यहाँ पर, वेदास आर कंसिडर द अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड ऑफ इंडो आर्यन सिविलाइजेशन, देयर आर 4 वेदास, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर वेदा एंड 4th वन इज। तो इसमें कितना 3 वेद दिया, हमने 4 वेद के बारे में पढ़ा था, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और 4th वन कौन है इसमें, इसमें 4th वन कौन है, अथर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद। तो इसमें 4th वन कौन है, अथर्ववेद। ये हमने पढ़ा था, अच्छे से वहां डिस्कस किया जो हमारा लेक्चर था। तो अब लेक्चर को देखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जा रहा है एनटीपीसी का, चाहे किसी भी एग्जाम का। तो इसमें मैंने सारा एग्जाम्स को कवर किया, सब एग्जाम का क्वेश्चन लिया, सब एग्जाम में एक ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो। इसलिए आपको यहाँ पर मैंने ये प्रूफ दिया है कि आपको लगे कि नहीं कि सर कहीं से क्वेश्चन उठा रहे हैं और यहाँ आपसे डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, वही क्वेश्चन किया जा रहा है जो क्वेश्चन रिपीटेड बार बार पूछा जा रहा है और सेम टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा और रिविजन भी होगा। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं। यहाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यजुर इन यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या है, 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 यजुर्वेद में क्या है,
तो जो यजुर का मीनिंग है, अभी हमने बात किया यजुर्वेद में, जिसमें आर्ट वारफेयर युद्ध के मतलब नियम पूरा उसमें बताया जाता है। तो उसमें क्या चीज़ हमें बताया जाता था? लाइफ, नेचर, ट्रू सेक्रीफाइस। तो इसमें क्या सेक्रीफाइस के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कितना क्वेश्चन आपको वैदिक एज से पूछा जा रहा है। वैदिक एज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसी तरह पूछा जा रहा है कि जो हमारा वेदास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज गिवन। मतलब डिजीज के बारे में किसके में बताया जाता है, मेडिसिन के बारे में, जो दवाई के बारे में किस वेद में बताया जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। हमने पढ़ा था कि जो अथर्ववेद है उसमें आपको बीमारी के बारे में पूरा, मतलब जो भी मेडिसिन के बारे में, दवाई के बारे में आपको पूरा बताया जाता है। तो ये भी देखिए एनटीपीसी में आपको शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो देख सकते हैं एक मतलब चैप्टर से कितना सवाल है। तो इसी तरह सारा चैप्टर मिला के देखेंगे तो 40-50 क्वेश्चन आपका यहाँ से रिवीजन हो जा रहा है, आपका एक भी क्वेश्चन वहां से छूटेगा नहीं। उसी तरह हम लोग यहाँ नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्स ऑफ वेदास इज नोन फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो जो हमारा जो वेदा है, वेदांगाज हमने पढ़ा था, उसमें क्या बताया जाता है कि वेदा को किस तरह पढ़ना है, क्या किसे उच्चारण करना है। तो वो पूरा पूरा आपको बताया जाता है लिम्स में, जो वेदांगा जिसको बोला जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि कौन सा इसमें बताया जा रहा है, किसे मीनिंग और कॉम्प्लेक्स वर्ड बताया जाता था। आप जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का एक व्याकरण अपना ग्रामर होता है। तो ये व्याकरण है, आपको उसी में हर एक चीज इसके बारे में बताया जाता है, किस तरह से वेदा को आपको पढ़ना है, किस तरह से उसका उच्चारण करना है। उसी तरह नेक्स्ट देखें, मुंडक उपनिषद। देख सकते हैं फिर से क्वेश्चन रिपीट किया आपका सत्यमेव जयते वाला आरबी एनटीपीसी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो मुंडक उपनिषद बिलोंग्स टू किसका है? ये हमने पढ़ा अभी अथर्ववेद का। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। तो आप जानते हैं उपनिषद कितना, हमारा 108 उपनिषद है। उसी में से एक मुंडक उपनिषद है जिसमें से आपको यह सत्यमेव जयते जो टर्म है वह लिया गया। तो बहुत सारे ये जानते हैं स्टूडेंट कि हाँ सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद लिखा गया, लेकिन मुंडक उपनिषद आपको किस वेद का पार्ट है ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, अथर्ववेद से यह मुंडक उपनिषद आपको लिया गया है। तो आपको देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इस लेक्चर में आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इस लेक्चर को आप अटेंड करें, तभी आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस क्या है या लेक्चर का, इसमें से कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे। फिर इस लेक्चर को देखकर आप जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, आप सेट प्रैक्टिस करें, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको फायदा हुआ है। फिर हम लोग यहाँ नेक्स्ट देखें, तो हमने बता दिया ना कि जितना भी एनटीपीसी का क्वेश्चन था जो अभी चल रहा है उस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सब जो कि और डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे, चाहे सीजीएल हो, चाहे वनडे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसआई हो, चाहे बीपीएससी का भी कोई भी पोस्ट का एग्जाम हो, वो सारा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जा रहा है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या, तो अभी हमने आर्यन की बात की थी, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया। जो क्लासिकल संस्कृत में मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या क्या होता है, तो हमने भी देखा था उसे क्या बोला जाता है यहाँ, बिलीवर ऑफ द गॉड, हेरिडिटरी कास्ट, अ बिलीवर इन पार्टिकुलर रिलीजन और नोबल मैन। तो हमने बताया था ना आर्यन को या नोबल मैन द बेस्ट पीपल बोला जाता है, मतलब कुशल एकदम, मतलब बेस्ट जो पर्सन होता है उसको एक आर्यन रेस बोला जाता है। एक रेस के टर्म में हम लोग उसे डिनोट करते हैं। तो ये आर्यन का जो मीनिंग है वो आपको याद रखना है। उसी तरह से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा। तो ओल्डेस्ट वेदा कौन होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा था वैदिक एज में अर्ली वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज में हमने क्या देखा था? ओल्डेस्ट वेदा ऋग वेदा को बोला जाता है। ऋग वेदा को ही हम लोग, इसलिए अर्ली वैदिक एज को हम लोग ऋग वैदिक एज बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सबसे पहले जो वेद आया था उसको बोलते हैं ऋग्वेद। तो ये चीज आपको यहाँ करना, ध्यान रखना है। फिर उसी तरह नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखें, आपका मतलब जो हमने स्लाइड लिया उसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया, वो एक्सप्लेनेशन मैं कर ही दे रहा हूँ, फिर भी आप मतलब उस स्लाइड आपको दिया जाएगा, आप लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में उसको मतलब ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको स्लाइड दिया जाएगा। तो वो सारा क्वेश्चन, सारा जो आंसर है, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, तराई इज अ नेम फॉर, ये तराई नेम किसे बोला जाता है? अब तराई से जो वर्ड है ये एक संस्कृत टर्म है तराई, इसका मतलब तीन होता है। जो तराई होता है, तीन ग्रुप का जो तीन समूह होता है, तीन चीजों का समूह से तराई बोला जाता है। ये क्या है? त्रिवेदा, धर्मा, संघा एंड बुद्धा, ये जानते हैं ये बुद्धिज्म है, तो इसमें तो आपको ऑप्शन में आएगा ही नहीं, ये गलत हो गया। थ्री गॉड्स इन हिंदू पैथोन, उस समय जानते वैदिक एज में किसी तरह का गॉड का यहाँ बिलीफ नहीं था, वो नेचर वर्शिप करते थे वो लोग। ये सीजन्स की बात नहीं की, इसमें कौन होगा? थ्री वेदास होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर, तो कुछ कुछ टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो मतलब फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद करना है। उसी तरह हम देखें, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्णा इज फाउंड रेफर द फर्स्ट टाइम। वर्णा मतलब
वर्णा का मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब होता है रंग, मतलब जो कलर को हम लोग वर्ण बोलते हैं। उसी तरह से कलर से ही डिफरेंस किया गया था आपको ऑक्यूपेशन को, जिसमें हमने देखा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वो वर्णाई सिस्टम फिर धीरे धीरे एक जाति में कन्वर्ट हो गया। जैसे आप देखते हैं ना आजकल सब जाति मतलब सब कास्ट सिस्टम चल रहा है, तो उसी में मतलब बहुत सारा जाति आपको डेवलप हुआ धीरे धीरे आगे जाकर। उसी तरह बोला जाता था इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्णा इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहला समय जो वर्णा जो टर्म रेफर किया गया था कौन से वेदा में किया गया था? तो ये किसमें किया गया था? आपको ऋग वेदा में किया गया था। किसमें किया गया था? ऋग वेदा में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी तरह हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द पुरुष सूक्ता रिलेटेड टू वर्णा सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन। तो जो ये पुरुष सूक्ता आपको बताया गया है इसके बारे में, ये कौन से मतलब कि वेदा में आपको यह चर्चा किया गया? तो अगर पुरुष सूक्ता की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये भी आपको किसमें किया गया है? मेनली ऋग वेदा में किया गया है पुरुष सूक्ता। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसी तरह देखे मैच द फॉलोइंग में अथर्व, इसमें क्या कल हमने मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था। मैच द फॉलोइंग मैं इसलिए यहाँ पर लेता हूँ स्लाइड में कि इसमें आपको एक ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन यहाँ से आपका 5 मतलब समझिए कि एक एमसीक्यू आपका रिवाइज हो जाता है, क्योंकि इसमें एक मैच द फॉलोइंग से आपको 5 से 10 क्वेश्चन निकाला जा सकता है। इसलिए मैं एमसीक्यू में लेता हूँ कि एक क्वेश्चन डिस्कस किया आपका 10 क्वेश्चन रिवाइज हो गया, इसलिए एमसीक्यू जरूरी होता है। उसी तरह हम देखें एमसीक्यू में बताया गया है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो जितना भी वेद है वो किस चीज को डिनोट करता है, उसका मतलब क्या होता है, किस चीज उसके अंदर में वो बताया गया, कौन सा चीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया। जैसे अथर्ववेद के बारे में हमने पढ़ा था, अथर्ववेद में क्या किया था मेनली, जो अथर्ववेद ने मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया था। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर क्या करना है, छांटना है। तो एलिमिनेशन ऑप्शन भी जब मैच द फॉलोइंग आता है ना, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक आपका बहुत जरूरी होता है काम करना है, कि किस तरह से आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। तो जैसे देखिए अथर्ववेद में आप जानते हैं, एक भी अगर आपको पता है कि अथर्ववेद में आपको मेडिसिन का, या सामवेद ही आपको पता है कि म्यूजिक को बिलोंग करता है, तो डी का 4 देखिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन में आपको एक टिक करना है। फिर उसी तरह से हम अगर हम अथर्ववेद की देख ले, यजुर्वेद देख ले, यजुर्वेद जानते हैं कि हमें यज्ञ या किसी तरह का सेक्रीफाइस जो प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड है। तो ये सी का क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं इसका ऑप्शन ये आपको ये हो गया। तो मतलब इसमें से अगर एक भी पता है आपको तो क्या हो सकता है, आप ऑप्शन को सही टिक करके आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मैच द फॉलोइंग होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन का जो मतलब लैंग्वेज देखकर या क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन, जो छोड़ देते हैं। लेकिन मैच द फॉलोइंग में आपके लिए बहुत आसान होता है एलिमिनेशन टेक्निक लगाना। वही एलिमिनेशन टेक्निक आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि ये हमें याद रखना है कि ये अथर्ववेद में होता है क्या, ऋग्वेद में क्या कंटेंट है, सामवेद में किस चीज को मतलब बताया जाता है। तो इससे आपका क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं। देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर नेक्स्ट पर जाएं, इसमें भी आपको मैच द फॉलोइंग बताया गया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात करें, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर सेम चीज आपको दिया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद। ये थोड़ा सा मतलब स्लाइड ये हो गया है, फिर भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ऋग्वेद जो कि मतलब किसको बताता है, फिर यजुर्वेद, फिर अगर देख सकते हैं सामवेद या अथर्ववेद। ये 4 मतलब ABCD आपको दिया गया, इसमें आपको कोड मिलाना है। तो ऋग्वेद हमने यही बात किया था कि ऋग्वेद में आपको मेनली किसके हाइम्स और रिचुअल्स के बारे में, जो मंत्र और उच्चारण के बारे में बताया जाता है। तो ये क्या होगा, एक आपका 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन से आपका यह क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो ये चीज आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो जा रहा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसमें ए का यहाँ 2 हो जाएगा। फिर बी का अगर देख सकते हैं इसे मिला लें। यजुर्वेद क्या है आपका, यजुर्वेद में आपको क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, जो 3 है हमारा। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसमें बता रहा है चार्म्स एंड स्पेल्स, इसमें बताया जा रहा है। फिर उसी तरह से अगर यहाँ पर देखें, इसमें सामवेद में क्या बताया जा रहा है आपको, अगर सी का 1 देखे तो म्यूजिक और हाइम्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो सेम ही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट बढ़े हम लोग, ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ, आप जानते हैं कि ऋग्वेदा में कितना मतलब हाइम्स था, वो हमने पढ़ा था आपको। मैंने बताया था कि जो हाइम्स होता है, जो जिसे हम मंत्र बोलते हैं, मंत्राज नहीं, उसे आप एक तरह से श्लोक बोल सकते हैं या एक तरह से मतलब पोयम बोल सकते हैं, जो भगवान के लिए मतलब गाया जाता है, वो मतलब उसी को हाइम्स बोला जाता है यहाँ पर। तो वो 1028 है, ये नंबर आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है
फिर उसी तरह से आपको मंत्राज भी याद रखना है। कितना मंत्राज है? 10,552। ये चीज आपको याद रखना है, इतना मंत्राज इसमें आपको ऋग्वेद में बताया गया है। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिया है और जो जो एक्सप्लेनेशन लिया। फिर उसी तरह से देख सकते हैं ऋग्वेदा देयर आर, कितना मंत्राज पूछा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर ने थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया था, लेकिन बाद में एग्जाम नंबर तो मिल गया। लेकिन आप, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया कि आपको पता चले जो मंत्राज था वो मंत्राज हमने भी देखा था 10,000 कुछ मंत्राज था, लेकिन जो यहाँ पर हाइम्स अगर पूछा जा रहा तब 10,028 आपको हाइम्स होगा। देख सकते हैं ना, 1028 और 10,552 मंत्राज है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आपसे पूछा गया है। फिर उसी तरह देखें ऋग्वेदा क्या है। तो ऋग्वेदा ऑप्शन में यहाँ पर बताया गया कलेक्शन ऑफ हाइम्स, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, टेक्स्ट ऑफ वर्ड। तो ऋग्वेदा हमने अभी पढ़ा कि टेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स है और मंत्राज है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट यहाँ बढ़े, मैच द फ्लोइंग, फिर से आपको यहाँ पर मैच द फ्लोइंग दिया गया। इसमें देख सकते हैं इसमें भी सेम चीज बताया गया, ऋग्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसमें आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन यहाँ आपका सही होगा। तो ये हमने बताया था कि जो जितने भी मतलब जो ऋग्वेद को लिखे थे, जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण के बारे में यहाँ आपको पूछा जा रहा है। तो अगर ये मैच द फ्लोइंग की अगर बात करें तो यहाँ से आप ये ऑप्शन को यहाँ देख सकते हैं। ऋग्वेद किसके द्वारा लिखा गया था? ऐत्रेय द्वारा। फिर सामवेद का अगर देखें यहाँ पर, जो ब्राह्मण था सामवेद का क्या क्या था? पंचविश। फिर अथर्ववेद की बात करें तो गोपथ। फिर यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। हमने पढ़ा था ना कि हर एक वेद का 4 था, एक ब्राह्मण था, एक आपको क्या था उसमें आरण्यकाश था, एक उपनिषद था, एक शतपथ था। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं, तो हर एक वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण था। मतलब सब्जेक्ट का जो अलग अलग जो चैप्टर होता है वो चैप्टर में हर एक वेद आपको बटा हुआ था। उसी तरह से अगर देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग्स टू ऋग्वेद, ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट यहाँ पर हमें बिलोंग करता है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा इसमें हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण। अभी हमने देखा था ना, तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर उसी तरह अगर आगे देखें गोपद ब्राह्मण ही एसोसिएटेड विथ, तो ये गोपद ब्राह्मण है, ये कहाँ से एसोसिएटेड है आपको, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमने अभी पढ़ा था गोपद ब्राह्मण के बारे में, तो किससे एसोसिएटेड है ये आपको शुद्राज और बताया जा रहा है। अगर गोपद ब्राह्मण की हम बात करें यहाँ पर, तो अगर देखें तो ओनली ब्राह्मणा, देन क्या बताया जा रहा है? ए जेनरी ऑफ द प्रोज टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग द वैदिक रिचुअल्स। गोपद ब्राह्मण आपको वैदिक रिचुअल्स बताया जा रहा है, जो कि किसके रिचुअल्स आप जानते हैं किसमें है? अथर्ववेद में आपको बताया जाता है। तो ये अथर्ववेद से आपको रिलेटेड है गोपद ब्राह्मण। तो किसका है? ये अथर्ववेद का। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद रखना है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि रिपीट आपको यहाँ पर हो रहा है, जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पर सब क्या हो रहा है? आपका रिपीट हो रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, अगर आप यहाँ पर स्लाइड में देखें तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत मिल जाएगा। जो रिपीटेड है वो भी मैंने लिया और कुछ नया तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिया है। फिर अगर 14 नंबर यहाँ देखे, जो कि आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो किसका आपको संहिता है? तो अगर यहाँ पर बात करें शुक्ल यजुर्वेद का, तो दे आर 2 ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ये क्या है कि यजुर्वेद का है, जो कि इसमें एक में क्या बताया जाता है? वज्रस्नामी द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद क्या है? ये आपको पोएटिक फॉर्म में, जो कि कृष्ण यजुर्वेद क्या है कि पोएटिक और दोनों फॉर्म में आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर उसी तरह नेक्स्ट अगर हम जाएं तो विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। तो जो ये हमने पढ़ा था सोमदेव, जो कि आपको बताया था कि वेद में यह आपको बताया जाता है कि सोमवेद का मतलब कहाँ था। तो ऋग्वेदा बोला जाता है कि ओल्डेस्ट वेदा है, इसमें 10 मंडल है। और जो 10 मंडल, जो 10 चैप्टर था, उसमें कौन सा मंडल में आपको सोम था? वो 9th मंडल में था। कौन से मंडल में था? वो 9th मंडल में था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, जो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन इसका होगा कौन सा होगा? इसमें 9th मंडला होगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर उसी तरह हम आगे यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने देख लिया 9th मंडला ऑफ द ऋग्वेदा इज डिवोटेड ओनली। तभी देखा 9th मंडला पूछा गया किसको बिलोंग करता था। आप पूछा जा रहा है कि डिवोटेड किसको था, वो कहाँ से 9th मंडला लिया गया था। तो जो 9th मंडला है ऋग्वेदा का, वो किसको डिवोट करता है? सोम ऑफ द गॉड हु नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। जो आप सोमदेव देखते हैं, जो ड्रिंक पर नाम रखा गया, जितना भी मदिरा पान या कुछ भी होता है वो सोमदेव
को ही मतलब चढ़ाया जाता। तो ये सोम है, द गॉड हु इज नेम इज आफ्टर द ड्रिंक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जो कि 9th मंडला से 9th चैप्टर से आपको लिया गया है ऋग्वेद का। उसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखें, राइट्स एंड रिचुअल्स आर रिलेटेड टू। आप जानते हैं कि रिचुअल्स कौन सा वेद में था? रिचुअल्स जो हमने बात किया था, रिचुअल्स आपको यजुर्वेद में था। तो इसलिए डिस्कस यहाँ पर आपको उतना ही किया जा रहा है कि क्योंकि हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें अच्छे से डिस्कस कर लिया, सामवेद का मतलब क्या होता है, यजुर्वेद का। तो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जा रहा है। फिर उसी तरह से अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। तो मैजिकल और चार्म्स और स्पेल्स किसमें आपको बताया जा रहा था? तो ये आपको बताया जा रहा था किसमें? अथर्ववेद में। किसमें बताया जा रहा था? अथर्व में। सामवेद में म्यूजिक के बारे में, यजुर्वेद में आपको यज्ञ के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में आप जानते हैं हाइम्स और मंत्रास के बारे में। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपको अथर्ववेद हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग जाएं, द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो कंपाइलेशन हुआ था वो किस पर बेस्ड है आपको? यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो ऋग्वेद मतलब कौन सा वेद का कंपाइलेशन आपको जो है वो आपको मतलब इस पर डिपेंडेंट है? तो वे सामवेद है। आप जानते हैं जो ऋग्वेद में वो चार्म्स और स्पेल्स है, लेकिन सामवेद में क्या है कि सामवेद में आपको जो दिया गया उसी चार्म्स और स्पेल्स को एक गाना के फॉर्म में, एक म्यूजिक के फॉर्म में, संगीत के आपको फॉर्म में आपको यहाँ पर बताया गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सामवेद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको याद ही रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी तरह अगर देखें यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखें क्वेश्चन आपको इसमें बताया जा रहा है, हमने बात किया था नदी के बारे में, जो मतलब कुछ नदी वैदिक एज में जो नदी था वो नदी का जो नाम था वो संस्कृत वर्ड में था। एग्जाम में क्या होता है कि मैच द फ्लोइंग पूछ दिया गया, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देता है। उसमें पूछा जाता है कि कौन सा नदी का मतलब आज के समय में क्या नाम है, उसका जो प्रेजेंट नेम है वो नेम पूछा जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वैदिक रिवर था, जो मॉडर्न नेम आज क्या है? तो कुभा कौन से रिवर को बोला जाता था? ये कुभा सा। तो के से आप कुभा और के से क्या काबुल याद सकते हैं। तो ये एक ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। उसी तरफ जो परुसनी रिवर था, परुसनी रिवर, यहाँ देख सकते हैं ये आर आपको यहाँ दिखा गया। तो इससे आपको मतलब प्रोनाउंसिएशन में भी पता चल जाता है ये रवि रिवर के बारे में बोला जाता है। उसी तरह से सादा नीरा, ये चीज आपको याद रखना है। सादा नीरा को गंडक बोला जाता है आज के समय में। फिर सुतुद्री, जो सुतुद्री रिवर है उसको सतलेज रिवर बोला जाता है। तो ये सारा रिवर आपको याद रखना था। आप देख सकते हैं कौन सा कोड इसमें मैचिंग कर रहा है। एक अगर 2 देखे तो ये तो आपको यही ऑप्शन, आपको बी ऑप्शन जो है इसमें सही मैच कर रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तरह से हम नेक्स्ट अगर यहाँ देखें तो जो इसमें बताया जाता है, एक कभी कभी क्या होता है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद रखना होता है कि सबसे पहले ऋग्वेद आया या सामवेद आया, कौन सा वेद आया था। हमने बात किया था सबसे पहले ऋग्वेद आया। तो इसमें पूछा जा रहा था करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर इज। तो अगर देखें यहाँ पर क्या बताया, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल और वैदिक लिटरेचर का है, उसके अंदर जो लिटरेचर है उसका है ब्राह्मणा, संहिता, अरण्यका, उपनिषद, फिर अरण्यका, संहिता, ब्राह्मणा, उपनिषद। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो लिटरेचर में आपको आया था कौन सा आया था? इसमें इसमें आया था आपको, इसमें ऐसे याद रखना, आपको संहिता आया, फिर ब्राह्मण आया, अरण्यक, उपनिषद। उपनिषद सबसे लास्ट में देखते हैं, सब ऑप्शन में आपको उपनिषद दिया। उसके बाद हमारा अरण्यक आया जिसमें हमको फॉरेस्ट बुक इसको बोला जाता है। तो ये सबसे पहले इसको ऑप्शन क्या होगा? इसमें ए ऑप्शन होगा, क्योंकि सबसे पहले जो आया था आपका कौन सा बुक आया था इसमें? सबसे पहला जो बुक आया था ये संहिता आया था, उसके बाद ब्राह्मण आया था, फिर अरण्यक और उपनिषद आया। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जाएं, द अरण्यकाज आर। तो जो अरण्यकाज का जो किताब था, मतलब जो बुक था अरण्यकाज का, वो किस चीज पर बुक बेस्ड था? मतलब क्या चीज, क्या विषय था उसमें, सब्जेक्ट क्या था? तो अरण्यकाज आर लॉ बुक्स, बुक्स ऑन मेडिसिन, फॉरेस्ट बुक, बुक्स ऑन ग्रामर। अभी हमने देखा ना अरण्यकाज फॉरेस्ट बुक था, मतलब कि आपको जंगल में किस तरह से जाके जो पहले जो जो पढ़ना होता था, वहां पर जो चीज सीखना होना था वो फॉरेस्ट बुक, इसको आपको किस में डील होता था? अरण्यकाज में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये पूछा गया है, जो वनडे एनटीपीसी के एग्जाम में अरण्यकाज के बारे में आपको पूछा गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर हम, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको स्लाइड में मिल जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है उतने टाइम फ्रेम में डिस्कस करना।
तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। बाकी इसमें सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मैच द फ्लोइंग, फिर से आप देख सकते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, चंडा। ये मतलब क्या है, ये आपको उस समय जो वेदांगाज होता था, मतलब ऋग्वेद में या किसी तरह का वेद में, उसमें किस चीज को ये बिलोंग करता था। तो इसमें अगर एक भी ऑप्शन आपने सही कर लिया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको अगर नहीं पता ये 4 ऑप्शन, तो हमने क्या बताया था कि मैच द फ्लोइंग में आपका इलिमिनेशन टेक्निक बहुत जरूरी है, काम आता है। तो जैसे इसमें आपने व्याकरण, आप जानते हैं व्याकरण में क्या होता है, ग्रामर होता है किसी भी चीज को बताने के लिए। तो सी का ऑप्शन अगर आपने सही समझ लिया, अगर आपको सी भी पता है कि व्याकरण में ग्रामर होता है, तो आप देख सकते हैं सी में यहाँ पर 2 दिया, एक ही ऑप्शन में 2 है, तो इसी से आपका ये मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें आपको दूसरे ऑप्शन में देखना भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी वन लाइनर ही पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको सारा ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है, किसको क्या बोला जाता है। समझ रहे हैं ना, जैसे ए का आपको क्या है, यहाँ पर 3 है, तो शिक्षा मीन्स फोनेटिक्स होता है। फिर बी का जो कल्पा होता है उसका मतलब रिचुअल्स होता है। फिर जो लास्ट में आपको चंडा दिया हुआ उसका मतलब क्या होता है, मेट्रिकल कंपोजिशन होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें, पूछा गया वेदांगाज क्या है आपको। हमने अभी बताया ना, वेदांगाज एक लिम्स है जिसमें आपको पूरा वेदास के बारे में किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से स्पेल करना है, उच्चारण करना है, ये सारा चीज आपको वेदांगाज में बताया जाता है। तो ये क्या, अपेंडिसेस ऑफ वेदा। जैसे कोई भी आप टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इंडेक्स होता है, इंडेक्स के नीचे क्या होता है, अपेंडिसेस होता है, जिसमें कि क्या होता है कि चैप्टर का कंटेंट दिया होता है। जैसे आपने स्टोन एज पढ़ा तो उसके अंदर में कौन कौन सा कंटेंट है। आपने एंशियंट हिस्ट्री का जैसे इंडेक्स है, उसके अंदर में स्टोन एज है, वैदिक एज है, मौर्य पीरियड है, तो वो सब क्या हुआ, अपेंडिसेज हुआ। तो इसलिए वेदांगाज क्या है, आपको अपेंडिसेज ऑफ वेदास है। वेदास के अंदर आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, तो ये चीज आप यहाँ से याद रख सकते हैं। फिर उसी तरह हम लोग नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये बहुत एक फेमस क्वेश्चन है, सभी लोग गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन ये एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए गायत्री मंत्र होता है क्या है, वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। तो गायत्री मंत्र जो कंपोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन में देखे, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज या वासुदेव। तो जो गायत्री मंत्र, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सीजीएल का ही बहुत फेमस क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया और एनटीपीसी में भी पूछा गया। तो जो गायत्री मंत्र की अगर बात करें, तो ये जो आपको विश्वामित्र द्वारा, मित्रा द्वारा यहाँ पर यह कंपोज किया गया था, आपको लिखा गया था। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्या है, रोज लोग, इसलिए मतलब जो आपको जो सिलेबस होता है कोई भी गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है, जनरल अवेयरनेस, मतलब आप जो आसपास जितने भी चीज सुनते हैं देखते हैं वहीं से क्वेश्चन बताया जाता है। इसमें पीएचडी या थेसिस या किसी तरह का चीजें आपको नहीं करना, वो को लिखा भी होता है, किसी तरह का स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, हमको जर्नलिस्ट चाहिए। तो आपको जर्नलिस्ट बनना चाहेगा, कुछ सब चीज के बारे में कुछ ना कुछ आपको जानना पड़ेगा। तो जो आप लोग जो जनरल अवेयरनेस का मतलब ही वही होता है, इसलिए हिस्ट्री में वही चीज पूछा जा रहा है जो आसपास आप सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। तो जैसे गायत्री मंत्र हो गया, आप यहाँ पर सत्यमेव जयते के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कहाँ से लिया गया। तो ये सब जानकारी आपको वहां पर याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से हम लोग अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। तो सबसे पहला वेदा कौन फॉर्म हुआ था, वो हमने भी देखा था, ये जो ऋग्वेद फॉर्म हुआ था। इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पूछा जाता था। ऋग्वेद के बाद हम जानते हैं सामवेद हुआ था, उसके बाद यजुर हुआ था, सबसे लास्ट में क्या था आपको, अथर्ववेद हुआ था। इसमें सबसे ओल्डेस्ट क्या आपका ऋग्वेद है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखें, अगर जो वेदास आपको कंपोज किया गया था, आप लैंग्वेज की इसमें बात करें, तो हमने देखा था कि जो वेदास का जो लैंग्वेज था, जिस समय ब्राह्मण्स लोग उस समय वेदा को कंपोज किए, तो वो मेनली जो लैंग्वेज जानते थे, जितने भी आर्यंस थे वो संस्कृत में निपुण थे, उनको संस्कृत लैंग्वेज, जो संस्कृत का जो भाषा था वो उनको अच्छी तरीके से आता था। तो वो जितना भी वेदाज आप देखेंगे, इसलिए कॉमन मैन या मतलब आम आदमी उसको मतलब नहीं पढ़, अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए उपन्यास पढ़ना या उपनिषद पढ़ना। तो ये जो वेदास था वो संस्कृत में लिखा गया था। लेकिन हम लोग मॉडर्न एज की जब बात किए तो उसमें हमने बताया था कि जो मॉडर्न एज में आप देखेंगे कि प्राकृत में, ब्राह्मी में या बुद्धिस्ट का जो लिटरेचर देंगे वो पाली में था, लेकिन जो वेदास था वो कौन सा लैंग्वेज था, वो आपको संस्कृत लैंग्वेज था। देख सकते हैं ना, वेदा से कितना क्वेश्चन पूछा, लैंग्वेज पूछ दिया जा रहा है, उसका मीनिंग पूछ दिया जा रहा है, उसका चैप्टर पूछ दिया जा रहा है, उससे कौन सा चीज लिया गया है, कौन सा वर्ड लिया गया है, वो वर्ड पूछ दिया जा रहा है। तो ये सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, और ये लेक्चर में मैंने बताया भी था आपको अच्छे तरीके से।
फिर ये तो आप जानते ही, कल का भी एक क्वेश्चन था कि अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिला था, ये आप लोग जरूर बताइएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ देखे तो वैदिक पीरियड का जो मेन इंफॉर्मेशन था वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है। तो वैदिक पीरियड का मेन इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से, ब्राह्मण्स, उपनिषद, ये तो वेदा का ही पार्ट है। तो जो इंफॉर्मेशन मेनली मिलता है वो वेदा से मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया एनटीपीसी, अभी ने डिस्कस किया था एनटीपीसी का क्वेश्चन, उसमें देख के यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेदा से, कि ऋग वेदा का मतलब क्या होता है, साम वेदा का मतलब क्या होता है, मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। फिर उसी तरह बात करें यहाँ पर, तो आप जानते हैं नचिकेता, नचिकेता के बारे में आपने सुना होगा, यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है नचिकेता के बारे में। तो नचिकेता जो लीजेंड है उनका मेंशन आपको कौन से किताब में किया गया है। नचिकेता के बारे में जानते हैं, मतलब जो यह जो नचिकेता का जो स्टोरी है यह कौन से किताब में बताया गया, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। तो अगर देखें नचिकेता को कठोपनिषद में, जिसे कि कथा उपनिषद ही बोला जाता है, इसमें आपको नचिकेता के बारे, नचिकेता का स्टोरी क्या है सभी लोग जानते हैं, जो यमराज और मतलब नचिकेता के बीच में जो बहस छिड़ता है, जो मतलब कि मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, इस तरह का पूरा उसमें मतलब कहानी आपको बताया गया। तो यह नचिकेता का आपको स्टोरी है, यह भी फेमस क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में मेनली पूछा जाता है। फिर उसी तरह से देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर दिया जा रहा हूँ, और जो मतलब स्लाइड आपको मिल जाएगा उसमें सारा डिटेल से दिया हुआ वो आप वहाँ से देख लेंगे, और उसको प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो आप जानते ही हैं। फिर अगर देखें तो मेन थीम ऑफ उपनिषद, मेन थीम क्या है, उपनिषद का जो मेन थीम है हमने बताया था, उपनिषद के में क्या बताया जाए, उपनिषद में आपको सोल के बारे में, नॉलेज के बारे में, किस तरह से हमारा मतलब किस तरह से हमें मतलब जो पढ़ाई करना है वो सारा चीज़ आपको बताया, मतलब एक समझे एक फिलॉसफी का किताब, आपको पूरा जीवन के बारे में उसमें बताया जाता है। तो द मेन थीम उपनिषद क्या होता है, या सोशल स्ट्रक्चर, फिलॉसफी, लॉ और स्टेट। तो इसमें फिलॉसफी आपका सही ऑप्शन होगा। तो कौन ऑप्शन सही होगा, फिलॉसफी, फिलॉसफी के बारे में आपको उसमें बताया जाता है। फिर अगर उसी तरीके से यहाँ देखें, उपनिषद के बारे में हमने देख लिया, जो जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। फिर अगर देखें द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन, आप जानते हैं कि वैदिक एज का जो अर्ली एज था, जो 1500 से 1000 बीसी का हम जो पीरियड टाइम पीरियड मानते हैं, उसमें आयरन का खोज नहीं हुआ था, लोहा का खोज नहीं हुआ था। तो जो अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिला था वो कब मिला था, लेटर वैदिक एज में। तो कहाँ से मिला था ये आपसे पूछा जा रहा है, तक्षशिला से, अतरंजी खेरा या कौसंबी या हस्तिनापुर। तो कहाँ से मिला था यह, अतरंजी खेरा, जो कि यूपी में एक जगह है अतरंजी खेरा, वहां से हमें क्या मिला था, आयरन का एविडेंस मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देख सकते हैं जो जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिया जा रहा है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको इसमें 85 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन 50 क्वेश्चन से आपका समझिए कि 150-200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जा रहा है। एक ऑप्शन से 5-5 क्वेश्चन आपको जो बीपीएससी है या एसएससी एनटीपीसी उसमें फॉर्म किया जा रहा है। देख रहे हैं स्टेज 1 में आपको यजुर्वेद है, तो स्टेज 2 में उसका मीनिंग पूछ दे रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको चेंज करके पूछा जा रहा है। फिर हमने देखा था कि सोमा जो मतलब गॉड है उसको 9th मंडल में हम जानते हैं कि यहाँ पर डिस्कस किया गया था 9th मंडला में, वो हमने अभी देख ही लिया जो हमारा ऑप्शन था। तो ये सारा चीज हमने यहाँ पर अभी डिस्कस कर लिया, जो कि इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन था। लगभग सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पर मेनली डिस्कस कर ही लिया है जो हमारा इंपॉर्टेंट था, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट आपको किया जा रहा है। तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर क्लास होगा, उसमें हम लोग आगे का जो चैप्टर है वैदिक तो कंप्लीट ही हो गया, बाकी 2-3 क्लास में आपका पूरा एंशियंट का जो आपको कंटेंट है, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है, वो सारा आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाए। तो आप जुड़ सकते हैं स्काई एकेडमी 360, जो यूट्यूब चैनल भी है, हमारा एक ऐप भी है और ऑफलाइन सेंटर भी है बिकना पहाड़ी में। वहाँ पर आपको सारा मतलब जो आप देख सकते हैं जितना भी एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, सारा गवर्नमेंट एग्जाम का आपको प्रिपरेशन तैयारी कराया जाता है, चाहे वो हिंदी माध्यम हो, अंग्रेजी माध्यम है। यहाँ सारे फैकल्टी मौजूद हैं, पूरा टीम है यहाँ पर, जो आप मेहनत करेगी, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, टीम भी मेहनत करेगी। और मतलब मैथ के, रीजनिंग के सारा फैकल्टी यहाँ अवेलेबल है, चाहे इंग्लिश हो। तो ये सारा फैकल्टी आपको अवेलेबल है, आप जुड़िए हमारे साथ। आप इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं चैनल के बारे में, जुड़िए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसा लगा, क्या आप इसमें एडिशन देखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।